नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी सरकारी जमीन पर पड़ी मोदी सरकार की नजर की, बेरोजगारी को लेकर राहुल के सरकार पर तंज की। जानेंगे यूपी चुनावों को लेकर क्या है बीजेपी का प्लान, 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर संघ की रणनीति की बात करेंगे। दिल्ली पुलिस को पड़ी कोर्ट से फटकार की, केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी की और बुलेटिन के आखिर में बात अफगानिस्तान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बिहार में बाढ़ की समस्या की चूहे और जहाज से की तुलना, तो आरजेडी ने कहा सरकार के पास अद्भुत ज्ञान। बंगाल उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं होने पर हाईकोर्ट पहुंची ममता सरकार। ममता बनर्जी की कुर्सी पर है खतरा, विधानसभा सदस्य होना है अनिवार्य। प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने जीडीपी को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा दिसंबर तिमाही तक कोरोना महामारी से पहले वाले स्तर तक पहुंच सकती है जीडीपी ग्रोथ। जून तिमाही में 20.1% पर पहुंची है दर। शेयर बाजार में आई तेजी, 89 अंकों की तेजी के साथ 17,324 पर पहुंचा निफ्टी। सेंसेक्स में आई 277 अंकों की तेजी, 58,130 पर पहुंचा सेंसेक्स। सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। सरकार निजीकरण की प्रक्रिया को अब और तेज कर रही है। इसके लिए राष्ट्रीय मौद्रीकरण योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें देश के तमाम उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपा जाएगा। कोशिश 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने की है। सरकार सार्वजनिक कंपनियों को ही निजी हाथों में नहीं देगी, बल्कि उनकी जमीन को भी बेचने की तैयारी शुरू हो गई है। पहले निजी निवेश के नाम पर सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपा जाएगा और फिर सरकारी जमीन भी बेची जाएगी। जी हां, मोदी सरकार अब सरकारी जमीन बेचकर पैसा कमाने की नीति बना रही है। सरकार का टारगेट है कि जमीन बेचकर 600 करोड़ रुपए जुटाए जाएं। सरकारी जमीन बेचने का काम वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग यानी दीपम को सौंपा गया है। दीपम इसके लिए बीएसएनएल, एमटीएनएल, बीईएमएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सहित अन्य सरकारी संस्थाओं की जमीन को बेचने के लिए अंतिम मंजूरी लेने जा रही है। मंजूरी मिलने के बाद ई बिडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए जमीन बेचने की शुरुआत की जाएगी। वैसे दावा किया जा रहा है कि जमीन बेचने की मंजूरी जल्द ही मिल जाएगी। सरकारी जमीन को बेचने की प्रक्रिया उसी तरह होगी जैसे नीति आयोग ने करोड़ों रुपए की संपत्ति के मोनेटाइजेशन का काम किया है। मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना के नाम पर मोदी सरकार ट्रांसमिशन लाइन, टेलीकॉम टावर, गैस पाइपलाइन, हवाई अड्डे, कई सरकारी उपक्रमों सहित कई कंपनियां और उनकी संपत्तियों को बेचने या लीज पर देने की तैयारी कर चुकी है। सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने के सरकार के ऐलान के बाद विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा, पिछले 70 सालों में जो कुछ बनाया गया है उसे अगले 22 से 24 महीनों में मोदी सरकार व्यापारी घरानों को सौंप देगी। ऐसी पॉलिसी को बनाने से पहले किसी से सलाह नहीं ली गई थी। संसद में भी इस पर बात नहीं की गई और पेगासस की तरह मोदी सरकार कभी भी इस पर संसद में चर्चा भी नहीं होने देगी, क्योंकि इस योजना के पीछे सरकार का कोई गुप्त एजेंडा है। देश की अर्थव्यवस्था मुश्किल में है और मोदी सरकार सार्वजनिक कंपनियों को बेचने निकल चुकी है। सरकार का ध्यान ना तो लोगों की नौकरियों पर है और ना ही महंगाई पर। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और हालात सुधरते नहीं दिख रहे। इस बीच सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE ने बताया है कि देश में अगस्त महीने में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में 15 लाख लोगों की नौकरियां चली गईं। इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार के कामकाज के तरीके पर सवाल खड़े किए। हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा कर सत्ता में आई मोदी सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी दर ऐतिहासिक स्तर को छू चुकी है। लंबे समय तक बेरोजगारी दर का आंकड़ा 2 अंकों में बना रहा। सरकार दावा कर रही है कि कोरोना के चलते जो आर्थिक मंदी आई थी उससे देश उबर चुका है। इसके समर्थन में सरकार की ओर से हाल ही में वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़ों का हवाला दिया जाता है, जिसमें कहा गया है कि पहली तिमाही में जीडीपी विकास दर 20.1% रही, जो 3 दशक में सबसे ज्यादा है। वो बात अलग है कि अगर इसकी तुलना 2019-20 की जीडीपी से की जाए तो सरकार के दावे के पोल खुल जाती है, क्योंकि 2 साल पुरानी स्थिति की तुलना में अभी जीडीपी 9% नीचे है। वहीं रोजगार के मोर्चे पर भी सरकार का प्रदर्शन बेहद बुरा है। CMIE की रिपोर्ट में बताया गया है कि अगस्त माह में ही 15 लाख लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी सरकार रोजगार के लिए हानिकारक है। वे किसी भी प्रकार के मित्रहीन व्यवसाय या रोजगार को बढ़ावा या सहारा नहीं देते, बल्कि जिसके पास नौकरी है उसे भी छीनने में लगे हैं। देशवासियों से आत्मनिर्भरता का ढोंग अपेक्षित है। जनहित में जारी।
तो राहुल गांधी अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं। इससे पहले एलपीजी सिलेंडर के महंगे होने पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा था कि जनता को खाली पेट सोने पर मजबूर करने वाला खुद मित्र छाया में सो रहा है। सरकार की गरीब विरोधी नीति के खिलाफ देश एकजुट हो रहा है। लोग मुश्किल में हैं क्योंकि काम नहीं मिल रहा, लेकिन सरकार को चिंता रोजगार की नहीं चुनाव की है। यूपी सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होनी है। इसमें सबसे ज्यादा नजर टिकी है यूपी पर। यहाँ योगी सरकार की परीक्षा होनी है। यूपी में विपक्ष की रणनीति ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। पार्टी को अपना वोट बैंक खिसकता दिख रहा है। ऐसे में बीजेपी अब विपक्ष की रणनीति में फंसती दिख रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का ब्राह्मण वोट सभी दलों के निशाने पर है। राज्य की करीब 10% आबादी वाला ये वोट बैंक जिस ओर जाएगा, चुनाव में उस पार्टी की जीत की संभावनाएं सबसे ज्यादा हो जाएंगी। पिछले 3 चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 2007 में बीएसपी ने दलित ब्राह्मण गठबंधन के सहारे पहली बार यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, तो 2012 में ये प्रयोग समाजवादी पार्टी ने किया। 2017 में जब ब्राह्मण वोट बैंक बीजेपी में लौटा तो बीजेपी 300 के पार चली गई। लेकिन योगी राज में ब्राह्मणों की परेशानी कई बार खुलकर सामने आई। हालांकि सत्ता की ताकत के चलते ये नाराजगी बड़े आंदोलन में तब्दील नहीं हो पाई। ब्राह्मणों की नाराजगी का एहसास बीजेपी को पंचायत चुनाव में हुआ। इस साल पंचायत सदस्यों के चुनाव में बीजेपी पहले नंबर की जगह तीसरे नंबर पर पहुंच गई। वो बात अलग है कि अध्यक्ष पद के चुनावों में बीजेपी की जुगाड़ नीति विपक्ष पर भारी पड़ गई और अधिकांश जिलों में बीजेपी ने अपना अध्यक्ष बनवा लिया। लेकिन अब विधानसभा चुनाव सामने है और बीजेपी को चिंता है कि पंचायत चुनावों की तरह ब्राह्मणों ने विधानसभा चुनाव में भी मतदान किया तो बीजेपी के लिए 300 तो क्या 100 पार जाना भी मुश्किल हो जाएगा। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी ने ब्राह्मण मतदाताओं को लेकर बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, क्योंकि इन दलों ने भी ब्राह्मणों को अपने पाले में करने के लिए सरकार बनने पर कई बड़े ऐलान तो किए ही हैं। साथ ही ब्राह्मण सम्मेलन के नाम पर उन्हें अपने पाले में खींचने की कोशिश हो रही है और विपक्ष इसमें सफल होता भी दिख रहा है, जिस कारण बीजेपी की नींद उड़ गई है। इसीलिए अब बीजेपी भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की रणनीति पर चलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी की तरफ से ब्राह्मणों को मनाने के लिए यूपी की सभी विधानसभाओं में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करने का ऐलान कर दिया गया है। 5 सितंबर से इस सम्मेलन की शुरुआत होगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। तो बीजेपी के ऐलान से तो साफ हो गया है कि पार्टी को अब अपनी हार दिखाई देने लगी है। विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी मुश्किल में है और यूपी में वो ब्राह्मणों को फिर से अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के लिए इस बार मुश्किलें बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर आरएसएस में भी चिंता देखी जा रही है। विधानसभा चुनावों के लिए संघ में चिंतन चल रहा है, तो क्यों चुनावों को लेकर चिंतित दिख रहा है संघ? देखिए ये रिपोर्ट। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नागपुर में 2 दिवसीय समन्वयक बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में आरएसएस से जुड़े 3 दर्जन से अधिक सहयोगी संगठन के साथ ही बीजेपी के पदाधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। बैठक का मुख्य एजेंडा 2022 में होने जा रहे पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, गोवा के विधानसभा चुनाव हैं। चुनावों के साथ साथ इसमें 3 कृषि कानून, पेगासस, तालिबान और देश दुनिया के तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और सहयोगी संगठनों के बीच तालमेल बढ़ेगा। साथ ही बीजेपी का साथ देने की अपील करते हुए चुनावी रणनीति भी बनाई जाएगी। इस बैठक में चर्चा होगी कि किस तरह से सरकार से रूठों को मनाया जाए, पंजाब में किस तरह से बीजेपी को मजबूत किया जा सकता है और लंबे समय से 3 कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों को कैसे मनाया जाए, क्योंकि बीजेपी जानती है कि बिना किसानों के मुद्दे को हल किए वो पंजाब में चुनाव नहीं जीत सकेगी। बता दें कि आरएसएस की ये कोई पहली बैठक नहीं है। इससे पहले भी लखनऊ में संघ जुलाई और अगस्त में प्रांत स्तरीय 2 समन्वयक बैठक कर चुका है। वैसे हर साल सितंबर में व्यापक बैठक होती है, लेकिन कोरोना की परिस्थिति में पिछली बार छोटी बैठक हुई थी और इस वर्ष भी छोटी बैठक ही हो पा रही है। नागपुर के आरएसएस विचारक दिलीप देवधर ने कहा है कि ये बैठक आगामी चुनावों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। किसानों ने बीजेपी की चिंता बढ़ा रखी है। अब देखना ये है कि संघ बीजेपी की मदद कैसे करेगा। संघ की क्या रणनीति होगी? रणनीति में चूक हुई तो बीजेपी मुश्किल में फंसेगी। वैसे रणनीति में चूक अभी दिल्ली पुलिस को भारी पड़ रही है। दरअसल सीएए के खिलाफ पिछले साल दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान 2 समुदाय लड़ पड़े थे, जिसमें 50 लोगों की जान चली गई थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जांच रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी थी। इसे लेकर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जमकर सुनाया।
दिल्ली में एक साल पहले दो समुदाय आपस में लड़ गए थे, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। विपक्ष ने इसे सरकार प्रायोजित बताया था। विपक्ष का आरोप था कि पुलिस ने पूरी कार्रवाई एक पक्षीय की है। एक पक्ष जो लोगों को उकसा रहा था, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। बीजेपी नेता और इस समय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर भी आरोप लगे थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। पुलिस जांच पर कोर्ट ने भी सवाल उठाए। एडिशनल सेशन जज विनोद यादव ने सुनवाई करते हुए कहा कि जैसी जांच दिल्ली पुलिस ने की है, ये दुखदाई है। जब इतिहास पलटकर इसे देखेगा तो ये लोकतंत्र के प्रहरियों को दुख पहुंचाएगा। पुलिस जांच संवेदनहीन और निष्क्रिय साबित हुई है। ऐसा लगता है जैसे कांस्टेबल को गवाह के तौर पर प्लांट किया गया था। ये केस करदाताओं की मेहनत की कमाई की बर्बादी है। पुलिस ने हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। पुलिस जांच और एकपक्षीय कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कहा कि घटना की जगह पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, जिससे ये पता लगाया जा सके कि वाकई में आरोपी वहां मौजूद थे। न इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह है और न ही इसके कोई सबूत है। ऐसा लगता है जैसे पुलिस ने सिर्फ चार्जशीट दाखिल करके गवाहों को तकनीकी सबूत या असली आरोपी को ढूंढने की कोशिश किए बिना केस को हल कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस द्वारा आरोपी बनाए गए शाह आलम, पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के भाई राशिद सैफी और शादाब को बरी कर दिया। दिल्ली पुलिस की पूरी जांच ही सवालों में फंस गई है। ऐसे में दिल्ली मामले का सच क्या सामने आ पाएगा? विपक्ष का आरोप है कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है। वैसे आज का दिन कोर्ट में केंद्र सरकार के लिए भी ठीक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी को लेकर केंद्र सरकार की नीति पर सवाल खड़े कर दिए। देश में कोरोना की दूसरी लहर बीत चुकी है। केरल में जरूर कोरोना के रोज मिल रहे मामले चिंता बढ़ा रहे हैं, लेकिन देश में अन्य जगह स्थिति अभी नियंत्रण में बनी हुई है। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में भयावह हालात पैदा कर दिए हैं। अस्पताल में मरीजों की कतार और इलाज के नाम पर बेबसी, जिस कारण कई लोगों की जान चली गई। सरकारी आंकड़ा ही 4 लाख से अधिक का है, जबकि कई स्वतंत्र रिपोर्टों में ये आंकड़ा इससे कई गुना ज्यादा है। कोरोना के चलते जिन लोगों की जान गई, उनके परिजनों ने सरकार से मुआवजे की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट में भी कम से कम 4 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। 30 जून को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 4 लाख के मुआवजे को तो मंजूरी नहीं दी, लेकिन सरकार को आदेश दिया कि देश में कोरोना से गई हर जान के लिए मुआवजा दिया जाए। कोर्ट ने एनडीएमए से कहा था कि वो 6 हफ्ते में मुआवजा की रकम तय करे और राज्यों को सूचित करे। कोर्ट ने माना था कि इस तरह की मुश्किल में लोगों को मुआवजा देना सरकार का वैधानिक कर्तव्य है, लेकिन मुआवजे की रकम कितनी होगी, ये फैसला कोर्ट ने सरकार पर ही छोड़ दिया था। कोर्ट ने 3 सितंबर तक हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए थे। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एम.आर. शाह और अनिरुद्ध बोस की बेंच में सुनवाई हुई, लेकिन सरकार समय पर हलफनामा दाखिल नहीं कर पाई। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय और मांग लिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि मामला भी सरकार के पास विचाराधीन है, इसलिए समय दिया जाना चाहिए। सरकार के रवैये से नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि आदेश आए हुए लंबा समय बीत चुका है। सरकार जब तक कुछ करेगी तब तक तीसरी लहर भी बीत चुकी होगी। कोर्ट ने कहा कि सरकार पहले भी समय मांग चुकी है, वो 11 सितंबर तक अब जवाब दाखिल करे। और बुलेटिन के आखिर में बात अफगानिस्तान की। अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान छोड़कर जाने के तुरंत बाद से ही तालिबान अपनी सरकार बनाने में जुट गया है, लेकिन तालिबान के अंदर के तमाम गुटों में चल रहे मतभेदों के चलते सरकार बनाने का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है। वैसे टॉप के कुछ नामों पर सहमति बन चुकी है। इस बीच तालिबान की ओर से भारत और चीन को लेकर भी बयानबाजी शुरू हो गई, जिसने भारत की चिंता बढ़ा दी है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद पूरी तरह अब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत शुरू हो चुकी है और तालिबान में खुशी साफ देखी जा रही है। इसी के साथ तालिबान सरकार बनाने में जुट गया है। तालिबान की ओर से दावा किया जा रहा था कि सरकार गठन का फॉर्मूला बन चुका है और आज इसका ऐलान हो जाएगा, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इसमें कुछ दिन और लग सकते हैं। इस सरकार का नेतृत्व तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के हाथों में होगा, जबकि तालिबान के मुखिया अखुंदजादा को संरक्षक या सुप्रीम लीडर जैसा कोई पद मिल सकता है। तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब और शेर मोहम्मद अब्बाद स्तेनकजई तालिबान सरकार में महत्वपूर्ण पद संभालेंगे।
तालिबानी सरकार का ऐलान अभी भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन उसकी ओर से दुनिया भर के मुल्कों से बातचीत शुरू करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अभी तक दुनिया के किसी भी देश ने तालिबान के शासन को मान्यता नहीं दी है। पाकिस्तान, चीन और रूस तालिबान के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कतर की ओर से भी तालिबान की मदद की जा रही है, लेकिन अभी तक इन देशों ने तालिबानी शासन को मान्यता देने के संकेत नहीं दिए हैं। इस बीच तालिबान ने चीन को अपना दोस्त बताया है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा है कि चीन उनकी मदद कर रहा है और चीन द्वारा मिलने वाले आर्थिक सहयोग के सहारे ही अफगानिस्तान विकास करेगा। तालिबान ने चीन को जहां अपना दोस्त बताया, तो वहीं कश्मीर मसले पर उसने भारत को टेंशन दे दी है। शाहीन ने कहा है कि मुसलमान होने के नाते कश्मीर के मुसलमानों के पक्ष में आवाज उठाना हमारा अधिकार है और हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इस बीच पाकिस्तान भी तालिबान के सहारे कश्मीर में भारत को परेशान करने की रणनीति बना रहा है, लेकिन फिलहाल अफगानिस्तान खुद ही मुश्किल में फंसा हुआ है, क्योंकि अफगानिस्तान की आर्थिक स्थिति इस समय बेहद खराब हो चुकी है। खाने पीने के सामान का स्टॉक भी 1 महीने का ही बचा है। ऐसे में तालिबान के लिए आने वाला समय बेहद मुश्किल भरा होगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।